जो एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पैदा की 40 से 50% बिजली जिसकी हमें ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने एक ऐसी फिगर के ऊपर जो है वो लगा दिया। अब उसके कई वजूहात थी, ज़ाहिर है कि सारी माशाल्लाह शरीफ फैमिली खुद ही जो है वो पावर प्लांट्स लगाने में मसरूफ़ थी, तो उन्होंने कहा इतने लगा दो कि कम अज़ कम पाकिस्तान की ज़रूरत को तो बाद में देख लेंगे, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हो जाएँ। तो अनफॉर्चुनेटली उन्होंने 40 से 50% ज़्यादा जो है वो बिजली की कैपेसिटी जो है वो उससे लगाई। इससे क्या हुआ कि हमारी जो लाजमी अदायगी यानी जो आप कहिए कि कैपेसिटी चार्जेस हैं वो 450 अरब से बढ़ कर के अब इस साल 900 अरब के ऊपर चले गए हैं। यानी 900 अरब रुपया हमने बिजली की मद में कंपनियों को देना ही देना है, चाहे हम वो इस्तेमाल करें या ना करें। और मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे कि 2023 में जब इलेक्शन का ईयर होगा तो ये बिजली की जो कैपेसिटी चार्जेस हैं ये बढ़कर 1500 अरब रुपए हो चुके होंगे। यानी अगर हमें बिजली हम इस्तेमाल करें या ना करें, हमें ज़रूरत है नहीं है, हमने 1500 अरब रुपया बिजली की मद में जो है वो देने होंगे। इसकी वजह से जो बिजली के नर्ख हैं जो 11 रुपये 75 पैसे थे उससे बढ़कर अब तक जो है वो 16 रुपये 44 पैसे जो है वो ये 40% इजाफा असूली तौर के ऊपर देखिए 11 रुपये पड़ती है। अगर आप कैपेसिटी चार्जेस देखें जो डबल हो गए तो बिजली की कीमत में आपको 22-23 रुपये इजाफा, 30 रुपये आप अगर इजाफा कर देंगे तो आपकी तो सारी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार इस बात के ऊपर जो है वो ज़ोर दे रहे हैं और हमारी जो इस वक्त पावर मिनिस्ट्री है और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उनको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह हदायत की है कि कुछ इस किस्म की आप रास्ते ढूंढें जिसमें बिजली की कीमत बढ़ाए बगैर हम इस मामले को इसका कोई हल जो है वो निकाल सकें। और जिस तरह मिसाल के तौर के ऊपर जो इनएफिशिएंट प्लांट्स हैं अभी तक गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट ओन्ड प्लांट थे 3500 मेगावाट के, वो हमने तकरीबन 50% जो हैं वो सितंबर 2022 को जो है, एक तो पहले जो है वो बंद हो चुके हैं, अब जो बाकी रिमेनिंग है वो सितंबर 2022 तक जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर की 11 आईपीपीज हैं जिनमें 3300 मेगावाट जो है अभी उनका, लेकिन वो बहुत महंगा बनता है और 60 अरब रुपए हम इन 11 आईपीपीज को दे रहे हैं। अब इनसे बातचीत ये चल रही है कि 11 आईपीपीज जो है वो हुकूमत ख़रीद ले और उसके बाद इनको जो है वो बंद कर दिया जाए ताकि 60 अरब रुपए जो है वो हमें जो देने पड़ रहे हैं वो ना देने पड़े। इसमें जो लाइन लॉसेस और टेक्निकल लॉसेस हैं वो 2018 में 18.3% थे जो कम हुए के 17.8% पे आ गए हैं। ज़्यादा कम नहीं हुए, लेकिन उसमें यह है कि आप देखें कि बिजली की कीमत बढ़ने के बावजूद अगर वो कम हुए हैं तो जाहिर है कि ये उनकी एक बड़ी अच्छी कारकर्दगी है और इससे रिकवरी रेशो जो है वो भी उनकी जो है वो बेहतर हुई है। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब का अगला जो डायरेक्शन है वो ये है कि जो पावर मिनिस्ट्री और फाइनेंस मिनिस्ट्री आपस में मिलकर बैठेंगे और वो इसको देखेंगे कि किस तरीके से वो इसको जो है वो आगे लेकर के चलते हैं। इसी तरीके से जो पीआईए का एक मामला है, पीआईए का जो लॉस था वो 57 अरब रुपए सालाने से कम होकर के ऑपरेशनल लॉस जो है वो 1 अरब रुपए के ऊपर आ गया है, जो ज़ाहिर है कि एक बड़ी कामयाबी है मौजूदा मैनेजमेंट की। लेकिन असल प्रॉब्लम जो है वो पीआईए का वो लोन है जो दोबारा तकरीबन 460 अरब रुपए का ओवरऑल खसारा है पीआईए को। और इस वक्त भी जो रेशो है पीआईए की जो इस वक्त जो चल रही है वो बहुत ज़्यादा है एयरक्राफ्ट टू, तकरीबन 450 के करीब लोग जो हैं वो पर एयरक्राफ्ट ह्यूमन रिसोर्स है पीआईए का जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अब इतनी ज़्यादा ये भर्तियाँ जो है ये नवाज शरीफ एंड पीपल्स पार्टी वाले जो हैं, स्पेशली खुर्शीद शाह साहब जो अब बैठे हैं और रोज़ाना हम उनकी मासूमियत की कहानियाँ सुनते हैं, वो इतनी भर्तियाँ कर गए हुए हैं और जो लोग रिटायर हो गए थे उनको पीछे से भी पैसे दे के चले गए हैं कि ये अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा जो बोझ है वो इस वक्त हमारे ऊपर है और उसको हमने जो है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे किया जाए। एक तजवीज़ इसमें यह है कि पीआईए को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, ओल्ड पीआईए और न्यू पीआईए, जिसमें कि जो न्यू पीआईए है उसको एक एफिशिएंट एयरलाइन के तौर के ऊपर आगे बढ़ाया जाए और उनको उसके मुताबिक जो है वो आगे लेके जो है वो चला जाए। इसके साथ साथ
जो बाकी मामलात थे उसमें मैं जो सीओसी के फैसले थे कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के और ईसीसी के, उनकी जो है वो तौसीक जो है वो की गई है। और कुछ जो मामला है, कैबिनेट ने नदीम लोधी साहब को सीईओ अपॉइंट किया है सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी का। इसके साथ जो लेजिस्लेटिव कमेटी का यानी सीएलसी के जो कवानीन थे, जो तजावीज़ आई थी, उनको रेक्टिफाई जो है वो किया गया है। अब बातें हैं आखिरी मामले की तरफ, जो कि आज मुलाकात हुई एमएनए साहिबान की प्राइम मिनिस्टर साहब से। उस मुलाकात में ये सारे वो एमएनएस थे जो कि आप देख रहे हैं कि वो जहांगीर तरीन साहब का जो एक मामला चल रहा है उसमें उन्होंने अपनी जो गुजारिशात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब तक जो हैं वो पहुंचाई और बड़ी तफसील से जो है वो तबादला ख्याल हुआ। जहांगीर तरीन साहब पीटीआई के बहुत अहम रहनुमा हैं, उनका बहुत काम है और प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बिल्कुल एक वाज़े बात है कि वो एक ज़ाती रिगार्ड जो है वो ज़रूर मौजूद है। लेकिन जो पार्टी एक इंसाफ की बुनियाद के ऊपर वजूद में आई हो, जिस पार्टी का नस्बुलैन ये हो कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे और एहतसाब जो है वो बराबर होगा, वो किसी भी तौर के ऊपर ये नहीं कर सकती कि वो अपने लोगों के लिए उसके इंसाफ का मयार और हो और दूसरे लोगों के लिए इंसाफ का मयार और हो। और यही प्रिंसिपल, यही असूल जो है उसका अयादा किया वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज अपनी इस मुलाकात में। और उन्होंने ये कहा कि किसी भी सूरत में FIA को या किसी इदारे को इन्फ्लुएंस नहीं किया जाएगा कि वो किसी के ख़िलाफ़ तहकीकात में कोई नरमी करे या किसी तहकीकात को जो है कुछ ऐसा लगे कि उसको उस पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई है। तो FIA की जो तहकीकात हैं उनके ऊपर कतई तौर के ऊपर असरअंदाज होने का कोई भी जो बात है वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वो मुमकिन नहीं होगी। अलबत्ता जो हमारे MNAs हैं जिनको ये शिकायत है कि एक कुछ लॉबीज़ हैं या जो उनके कुछ शख्सियात के बारे में जो उनका एक तासुर है कि वो जहांगीर तरीन साहब को जानबूझकर उनको मिलाइन करना चाहते हैं या उनके ख्याल में ये केसेस उस तरह से बनाए गए हैं, उस तासुर के लिए, उस हिस्से के लिए कि ये एक सियासी तौर के ऊपर कोई मोटिवेटेड केस है या सियासी तौर के ऊपर कोई मामला है, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, जो सेनेटर अली ज़फ़र हैं हमारी पार्टी के और बहुत अहम हमारे रहनुमा भी हैं, उनको ये नामज़द किया है कि वो इस केस के ऊपर एक दोनों जो तराफ हैं इस केस का वो बगौर जायज़ा लेंगे और वज़ीर-ए-आज़म साहब को पार्टी के हवाले से ये जो सियासी एक इन्फ्लुएंस है उसके हवाले से अली ज़फ़र साहब जो हैं वो एक रिपोर्ट जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे और वो रिपोर्ट आने के बाद वो वज़ीर-ए-आज़म जो है उस रिपोर्ट को फिर अकॉर्डिंगली वो शेयर कर लेंगे हमारी जो पार्टी के आज के दोस्त हैं उनके साथ। लेकिन जो तहकीकात हैं या जो बाकी मामलात हैं वो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो पूरे होंगे और जिस तरीके से बाकी तमाम लोगों ने अथॉरिटीज़ को फेस किया है उसी तरीके से यहाँ पर भी अथॉरिटीज़ को फेस किया जाएगा। वैसे ही बोल रहे हैं जी रिजवान। तो इसी हवाले से पूछना था, ये जो आपने मुलाकात का जिक्र किया है कि ये हर किसी के लिए तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, कोई पार्टी के लिए ख़ास ये रियायत की गई है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी बात कीजिएगा। दूसरा, कल शिबली साहब ने वेंटिलेटर्स के हवाले से एक बयान जारी किया है कि वो पूरा नहीं उतरता, उस मैयार का काबिल इस्तेमाल शायद नहीं है। इस पर थोड़ा सा आपकी राय जानना चाहूँगा कि वो क्या मामला है। और ऑक्सीजन के हवाले से आपने जो फिगर्स दिए हैं वो फिर काइंडली रिपीट करते हैं ताकि वो आसानी हो जाएगा। जी, सबसे पहले मैं आपको जो ऑक्सीजन की फिगर्स रिपीट कर देता हूँ। जून 2020 में हम 484 मैट्रिक टन अ डे प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 792 मैट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी 308 मैट्रिक टन जो है वो हम ज़्यादा अब ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं मुल्क में। और दूसरी बात जो आपने कही है वेंटिलेटर्स के ऊपर, देखिए मेरा ये ख्याल है कि अभी तक शिबली फराज साहब जो हैं वो पूरी प्रेजेंटेशन शायद उनको ना हुई हों, क्योंकि कोई भी जो वेंटिलेटर है, अगर आप श्रीलंका को 100 वेंटिलेटर भेज रहे हैं या इराक को 300 भेज रहे हैं या म्यू हॉस्पिटल में आपके लगे हुए हैं, तो जाहिर है कि वो सर्टिफिकेशंस के बगैर तो नहीं लग सकते।
तो तमाम जो सर्टिफिकेशंस हैं और बड़ा विग्रस और बड़ा एक तवील इसमें प्रोसेस होता है जो कि फॉलो किया जाता है। और इस साल हमारा जो न्योटेक का और जो नस्ट यूनिवर्सिटी का जो हमारा वेंटिलेटर है वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे है। सो हो सकता है कि उनको जो ब्रीफिंग, जाहिर है कि उनको खुद तो इन चीज़ों का इतना इल्म नहीं होगा, वो ब्रीफिंग्स के ऊपर ही चल रहे होंगे। तो शायद उन्होंने जो ब्रीफिंग ली है, मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि जो कंपनियां बना रही हैं उनसे ब्रीफिंग लें, तो वो उनको सर्टिफिकेशंस भी दे देंगी कि कौन से सर्टिफिकेशंस हैं, कैसा चल रहा है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी जो एक साल में जिस तरीके से हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन में हमने किस तरीके से किया, ये तमाम ही जो हमारे कोविड से मटेरियल से मुतल्लिक मामलात हैं, तमाम में ही ये हुआ है। अगर हम एक साल पहले की पोजीशन पे होते तो हम बहुत बड़े क्राइसिस में होते। तो अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक हम ये तमाम मुकाबला कर रहे हैं। तो उसको तो हमें अपने इंजीनियर्स को, अपने साइंटिस्ट को, अपने लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और अपनी प्राइवेट सेक्टर को अप्रिशिएट करना चाहिए कि उन्होंने कितना ज़बरदस्त काम किया। जी 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 फवाद, ये बताएं, आपने अभी कहा कि जहांगीर तरीन ग्रुप की जो मुलाकात है प्राइम मिनिस्टर से हुई है, एक तो ये बताइएगा कि क्या इस मुलाकात के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो क्या प्राइम मिनिस्टर की वारन मुलाकात भी ऑन बोर्ड है या नहीं? और तीसरा ये है कि मुस्लिम लीग नून वाले अक्सर ये कहें कि हुकूमत जहांगीर तरीन की जेब में है, जब वो चाहे पंजाब की और वफाक की हुकूमत गिरा सकते हैं। क्या वाकई वो इस पोजीशन में है कि आपकी हुकूमत को गिराने की सलाहियत रखते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं? कोई प्रॉब्लम इसलिए क्रिएट नहीं करेंगे कि वो तो खुद पार्टी का हिस्सा है और जो तमाम लोग हैं वो पार्टी का हिस्सा है। हमारा अगर किसी का कोई नुक्ता नज़र है तो ये तो नहीं कह सकते कि वो नुक्ता नज़र बयान करने की वजह से पार्टी में नहीं है। सो हमारा जो इमरान खान का नुक्ता नज़र है वो बड़ा वाज़ेह है। वो ये है कि अगर आप पे इल्ज़ाम लगेगा आप उसका सामना करेंगे, और अगर उनका नुक्ता नज़र ये है कि नहीं, ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं, तो उसकी तहकीक होनी चाहिए। तो इन दोनों को सामने रख करके आगे चल रहे हैं। कोई पार्टी के अंदर आपका ये जो पीटीआई के लोग हैं ये हमारे पीटीआई के लोग हैं, ये पीएमएलएन के या पीपल्स पार्टी के लोग तो नहीं हैं, ना ही उधर जाएंगे, ये पीटीआई का हिस्सा रहेंगे। अभी मुलाकात नहीं हो रही, बाद में हो जाए तो बताएंगे। आपने कहा कि हम अपोजिशन का मुस्तकिल बैठकर तो इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन क्या हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो खुद यकतरफा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और जो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोटिंग का राइट देना उस हवाले से अकेली कानून शादी करेंगे? जी बिल्कुल इस पोजीशन में है, क्योंकि हमारे पास सेनेट में अक्सरियत नहीं थी, अब तो सेनेट में भी हमारे पास अक्सरियत। चिंता के बताइएगा कि तो ये इतलात ये भी है कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने जुडिशल कमीशन बनाने की दरख्वास्त की है, तो इस हवाले से भी बताइएगा। और साथ ही साथ ये बताइए, पाकि काबीना ने आज असला लाइसेंस की मंजूरी दी है, ये तमाम काबीना के लिए या सिर्फ मखसूस शहबाज गिल साहब के लिए? उसके साथ साथ अगर जो साथियों को भी थ्रेट है कि आप शाह आलम और अगर हामिद मीर साहब या दीगर साथी जिनकी जान को खतरा, वो असला लाइसेंस मांगेंगे तो काबीना इजाजत देगी? अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो असला लाइसेंस है वो बिल्कुल सिर्फ शहबाज गिल साहब की एप्लीकेशन थी और तो किसी की एप्लीकेशन नहीं थी, तो बाकी जिन्होंने लेनी है वो एप्लीकेशन दे दें। दूसरी बात यह है कि अब हम पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसमें काबीना की मंजूरी के बजाय इंटीरियर मिनिस्ट्री ये जो है वो लाइसेंसेस दे सके। तो जब इंटीरियर मिनिस्ट्री लाइसेंसेस दे सकेगी तो ये आसान हो जाएगा, और जिसको भी मेरिट के ऊपर ये बनता है उसके ऊपर जो है वो उनको जो है वो लाइसेंसेस दे दिए जाएंगे। दूसरा सवाल आपका था जुडिशल, जी बिल्कुल, जुडिशल कमीशन उनका था कि रिटायर्ड जज के ऊपर जो है वो कमीशन बनाया जाए। तो वो पीएम साहब ने इसलिए नहीं बात की मानी कि वो जो फिलहाल वो लगेगा कि एफआईए के ऊपर कोई बैठ गया है, तो ये एक आप समझिए कि पॉलिटिकल साइड के ऊपर अली जफर साहब को इसलिए नॉमिनेट किया गया। थैंक यू सर। थैंक यू।